गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ, क्लियर है सर। ओके। सर, थर्सडे को कोई ऑब्जर्वेशन था जिसमें कोई दिक्कत आया हो? कल के सेशन में कुछ दिक्कत था कोई स्टॉक ऑब्जर्वेशन में? नो सर। अच्छा, ठीक। तो मैं आज आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। आप किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने से पहले, जब हायर टाइम फ्रेम में आप लोग ट्रेड करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखिएगा कि आप जब कभी भी जी किसी सर। भी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हायर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? हायर जी। टाइम फ्रेम पे मान लेते हैं कि हम किसी स्टॉक को हम लोग के पास रखे हैं कि हम उसको क्वार्टरली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मंथली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम फ्रेम में आपको सबसे जो बड़ा चीज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, वो होता है कि उसका रेंज को आप आइडेंटिफाई करिए पहले, है ना? ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता जी। है। जैसे कि मान लेते हैं कि उस स्टॉक का रेजिस्टेंस कहाँ पड़ा है और उस स्टॉक का सपोर्ट कहाँ पड़ा है। पर ये जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है, इसको हम टेक्निकल एस्पेक्ट से इसको ऑब्जर्व करते हैं, है ना? पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो डीप पॉकेट इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, क्योंकि देखिए हम लोग तो रिटेलर हैं, हम लोग के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता है कि हम मार्केट को ऊपर नीचे कर पाए। तो इस वजह से हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो ऊपरी हिस्सा जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये अगर मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है और ये अगर मेरे लिए एक सपोर्ट है, तो रेजिस्टेंस पे अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि रेजिस्टेंस एक तरह से हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में उसको हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, राइट? पर आपको ये पता होना जी। चाहिए कि जो डीप पॉकेट इन्वेस्टर होता है, उसका एंट्री का एरिया कहां पे होता है। आप लोग अगर बहुत बड़े बड़े ट्रेडर लोग को अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो वो लोग ये बात हमेशा करते हैं कि किसी भी स्टॉक का डिमांड एरिया कहां पे है, राइट? और उस जी। स्टॉक का सप्लाई एरिया कहां पे है ना? तो ये जो दो जी चीजें सर। हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन चीजों को एक बार आप आइडेंटिफाई कर लिए, तो एक दिन में तो कभी ऐसा नहीं होता है कि मतलब कुछ इतना बड़ा कैंडल बन जाए जो कि 3 महीने का रेंज हो या फिर 1 महीने का रेंज जी। हो। ऐसा तो नहीं होता है कभी। तो जो जी डिमांड सर। एरिया होता है, क्योंकि डीप पॉकेट इन्वेस्टर जो होता है, जो डीपीआई होता है, ठीक है ना, उसका काम ये होता है जी। कि मान लेते हैं कि वो 1 लाख क्वांटिटी खरीदना चाहता है, तो उसको एक दिन में तो मिलेगा नहीं। और उसको पता जी। है कि मैं अगर किसी स्टॉक को 300 रुपीज पे बाई कर रहा हूं, तो मेरा जो टारगेट है वो 450 का है, ठीक है? वो ऐसा मान के करता है ट्रेडिंग। तो इसको जी हम सर। कैसे पकड़ पाएंगे कि एक्चुअली वो कहां से शुरू करता है? तो जिसमें वो थोड़ा थोड़ा बाइंग करना चालू करता है, एक साथ नहीं जाता, जिस वजह से हम जो जिगजैग होता है, हम उसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करता है हमेशा। प्राइस जब गिरेगा इन एरियाज पे, फिर वो थोड़ा एक्यूमुलेट करेगा, फिर थोड़ा एक्यूमुलेट करेगा अप टू 450 तक। तो हमें उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है, हमें देखना होता है कि उसको फाइंड आउट करने के लिए हम जिगजैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और उसके साथ डिलीवरी वॉल्यूम जो होता है, मतलब कहां पे वो अपने पोजीशन को क्रिएट करता है, राइट? इन चीजों को जब हम क्लब जी। कर लेंगे आपस में, तो हमें एक सही एरिया का पता चल जाएगा कि कहां से डीप पॉकेट इन्वेस्टर इसमें एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। तो इन चीजों को समझने के लिए
हमें कुछ पैटर्न को समझना होता है। देखिए, अब मान लेते हैं कि कोई भी एक स्टॉक जो कि मंथली प्रोस्पेक्टिव में उसमें पोजीशन बना है, वहां पे जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे निफ्टी 50 के अंदर के स्टॉक में काम करना है। ठीक है, हम लोग के पास निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, मिड कैप 50 है, राइट। तो ऐसे करके हमारे पास 150 स्टॉक्स आ जाते हैं, और इतने तो काफी होता है हम लोगों के लिए ट्रेड करने के लिए। उससे ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, सिर्फ नॉइज होगा और उतने स्टॉक को हम आइडेंटिफाई करके देख नहीं पाएंगे, राइट। तो आप लोग क्या करिएगा, पहले आपको यह समझना है कि अगर मैं मंथली प्रोस्पेक्टिव में देख रहा हूं, एक इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव में और स्विंग प्रोस्पेक्टिव में हो, या फिर पूरे टाइम के लिए अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करके पैसा निकालना चाहते हैं मार्केट में, तो पहले आपको यह देख लेना होता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं निफ्टी 50 के अंदर के स्टॉक में अगर काम करना चाहता हूं, तो उसका जो पोजीशन है वो कहां पे है, कहां तक उसका रेंज है। अभी अगर मैं इसको मंथली में ऐसे लगा के देख रहा हूं, आप ऐसे देखिए इसको, इस चार्ट को, पहले इसको छोटा कर दीजिएगा चार्ट को। तो आपको ऐसा लग रहा है ना, ये नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ गया है, धीरे 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 करके ऊपर गया है, राइट। तो लग तो रहा है ये अप ट्रेंड में है ना। जैसे लोग ट्रेंड लाइन वगैरह बना लेते हैं, तो इससे आपको यही पता चलेगा कि अच्छा ये तो अप ट्रेंड में है, ऐसा कुछ, करेक्ट। दिख रहा है ना, ये अप ट्रेंड में चल रहा है। यस सर। तो उसके पास के जो एरिया है, अब बहुत सारी चीजें आप लोगों ने अभी सीख लिए हैं आप लोग के। देखिए, ये अगर ऊपरी हिस्से से नीचे गिर रहा है, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये लाइफ टाइम हाई था पहले निफ्टी का, करेक्ट। जी जी। अब जब ये रिट्रेस करके नीचे की तरफ आया था, देखिए ये यहां से, इस वाले पोजीशन से ये इस एरिया तक आया था, यहां से कुछ ऐसे चढ़ने की कोशिश किया था, और फिर ये यहां तक प्रोसीड किया था। ऐसे हुआ था ऊपरी हिस्से से, क्योंकि लाइफ जी टाइम सर। हाई है, तो मैं इसको एक की लेवल की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं, और वहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं इसके जी सर। स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और जब ये यहां से चढ़ने की कोशिश हुआ था, यहां से जब ये चढ़ने की कोशिश हुआ था ऊपर की तरफ, तब आप देखिए प्राइस कौन कौन सी जगह पे रुकने की कोशिश किया था। ठीक है, एक तो था ये वाला जगह, देखिए ये जब ऊपर गया था, यहां से ये थोड़ा रिट्रेस हो गया था, फिर जब ऊपर गया था, थोड़ा यहां पे रिट्रेस हुआ था। देख रहे, दिख रहा है ऐसा, एक रेड जी कलर का कैंडल जी है जी। जो ऊपर क्लोज नहीं कर पाया था। इस एरिया पे जब गया, जी फिर सर। यहां पे थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था और नीचे आ गया। अब देखिए, ये ऊपरी हिस्से से जब नीचे की तरफ गिरा, तो इस वाले एरिया पे ऐसा कुछ तो था, ये अटक गया था। फिर ऊपर जब गया, जब नीचे की तरफ आया, तो यही जिस रेजिस्टेंस को बनाया था, वहीं पे मार्केट सपोर्ट लेके धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। अब जब ये गिर रहा था, तो इस वाले जगह से जब ये ऊपर गया, तो यही वो एरिया था जिस जहां से वो ऊपर जाने की कोशिश हुआ था। देखिए, ये लोअर लो लगाया था, और इस हाई को तोड़ के ये ऊपर चला गया। जी अब मान लेते हैं कि जब अब मैं निफ्टी को इस तरह से देख रहा हूं, तो किसी भी कोई भी स्टॉक अगर मेरे पास होगा, और उसमें मुझे डिमांड एंड सप्लाई एरिया को आइडेंटिफाई करना होगा किसी भी टाइम फ्रेम पे, आप किसी भी स्टॉक का एक नाम लीजिए, कोई भी स्टॉक हो, एनी स्टॉक जिसका हम, हिंडाल्को ले लीजिए। ओके, हिंडाल्को। और हिंडाल्को कहाँ गया, ओके। अब हिंडाल्को को आप देखिए, मान लेते हैं कि जो हिंडाल्को है, अगर मैं पिछले, ये अभी महीना चल रहा है, ये मंथली का चार्ट है, 1 2 3 4, हमेशा आप जिस महीने में आप ट्रेड करेंगे, ओके, हमेशा ऐसे याद जी रखिएगा। जी हायर टाइम फ्रेम में, ब्रॉडर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, अगर आप मंथली प्रोस्पेक्टिव में स्टॉक को स्टडी कर रहे हैं, आप हमेशा पिछले 3 महीने को देखिएगा। ठीक है,
अब अगर पिछले ओके 3 महीने को देखिएगा तो ये नवंबर है, ये जी अक्टूबर है, और ये सितंबर है। मैं क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूं, जी ठीक है। जी मैं ये सर बात कर रहा जी हूं, पिछले 3 महीने को स्टडी करिएगा उस स्टॉक को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए, एक बड़ा मूव को जी लेने के लिए। क्या होता है देखिए, ये पहला महीना था, मतलब ये नवंबर था, और हमको दिसंबर में ट्रेड करना है। ये नवंबर है, और ये अक्टूबर है, और ये सितंबर है। आप देखिए, ये सितंबर के महीने में इस वाले एरिया से ऊपर की तरफ क्लोज हो गया था सक्सेसफुली, जी सर करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो एरिया है आपके लिए, ये एक डिमांड एरिया है, राइट। ये जी एक डिमांड एरिया है। ये हमें पता कैसे चलेगा? कि जब हम इसको डेली में देखेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमने जी इसको हम कहां से लेके सितंबर आए? सितंबर एंड अक्टूबर। जी तो ऐसे लाइन को आप ड्रॉ करके छोड़ दीजिएगा पहले। ये तो बन चुका होगा, जी क्योंकि सर हम लोग तो दिसंबर में ट्रेड जी करेंगे। अब दिसंबर शुरू कहां से जी हो रहा सर है? दिसंबर का शुरुआत मान लेते हैं कि इस वाले एरिया से हुआ है, करेक्ट। जी अब आप जी देखिए, इससे पहले का जो था ये आपका बेस लाइन बन गया, ठीक है। जी जी अब अक्टूबर, यहां पे अक्टूबर का एंड था, राइट। जी जी अब ये हुआ नवंबर। अब नवंबर जी में जब प्राइस का मूवमेंट हुआ डेली टाइम फ्रेम में, आपको ऐसा दिख रहा है कि ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है ना? जी हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो कैंडल है, ये कैंडल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसका मतलब यहां पे पोजीशन क्रिएट भी हो सकता है, और लोग यहां से निकल भी सकते हैं। हमें पता नहीं ना, सेलिंग हुआ है इसका मतलब। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारा इसमें क्या है? सेलिंग का है, कि लोग यहां सेल किए हैं, करेक्ट। जो पहला जी कंडीशन हमारा है इसमें, क्या हुआ कि लोग यहाँ पे पहले सेल किए, ये हमको पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी आया है तो डिलीवरी भी आया होगा 100%, करेक्ट। जी अब देखो, जी सर अगर ये पोजीशन बना होगा, राइट, ये आपको पता कैसे चलेगा? अगर इसमें पोजीशन बना हो तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। ये मंथ खत्म होते होते ये ऊपरी हिस्से में आके क्लोज कर गया ना, जी राइट। ये ऊपरी हिस्से में आके ये जी क्लोज कर गया, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि ये वाला जो बेस लाइन है, इसके नीचे प्राइस गया नहीं, ठीक है। ये एक सुपर सपोर्ट की जी तरह काम कर रहा है, और जैसे ही इस महीने में इस लेवल को आके प्राइस हिट किया, इसके आसपास आया, लोगों ने इसमें पोजीशन बना लिया। यही पता चल रहा है हम लोगों को, जी करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, प्राइस ऊपरी हिस्से से इस तरह से गिरा, सस्ता हुआ, तो लोगों ने इसमें पोजीशन बनाना चालू कर दिया, करेक्ट। जी ये एक डब्लू शेप में दिख रहा है ना, जी दिख रहा है इसका मतलब यहां पे लोगों ने पोजीशन बनाना चालू कर दिया। अब मैं तो इसको दिसंबर में ट्रेड करूंगा, जी ये सर नो, मैं इसको दिसंबर में देखूंगा। जी अब दिसंबर का मुझे प्राइस को स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो मुझे करना है इसमें बाय। अब देखते हैं कि ये वाला पहला दिन शुरू हुआ 1 अक्टूबर, जी तो पहला वॉल्यूम कहां पे क्रिएट हुआ? यहां पे ना। हाँ सर तो जब ये वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है तो प्राइस नीचे गया, तो ये तो नॉर्मल है ना। जी वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो ठीक है, तो लोगों ने बेचा इसको, ये प्राइस नीचे चला गया। इसके बाद जी में देखिए, क्या इस लो के नीचे
ये जो अनस्टेबल एरिया था, इस एरिया के नीचे अगली बार जब वॉल्यूम क्रिएट हुआ, ये इस हाई के ऊपर चला गया ना, जी। तो हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, अगर किसी भी कैंडल में अगर वॉल्यूम होता है तो उसके निचले जो अनस्टेबल एरिया होता है, वहां पे एक सपोर्ट एरिया होता है, और जस्ट उसके ऊपर में एक रेजिस्टेंस एरिया होता है। जी। अगर हम सिर्फ उस कैंडल को ऑब्जर्व करें तो, राइट। अब पहले से जी जब सर। हम लोग इसको स्टडी किए तो हमें तो ये पता चला कि ठीक है, ये तो बेस लाइन पे इतना पोजीशन बना है, और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इसमें एक एंट्री बना लेंगे। तो यहां पे हमको अभी टेक्निकलिटी स्टडी करना है कि अच्छा ठीक है, प्राइस हो क्या रहा है। तो हमें चाहिए कि अच्छा ठीक है, यहां पे अगर सेलर इतना एक्टिवेट हुआ था तो फिर बायर तो नीचे जाने के मूड में है ही नहीं, इसके ऊपर चले गए। जी। अब ये बायर सही है कि नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता इस तरह से चलेगा, इस हाई के ऊपर क्लोज कर जाना चाहिए, राइट। अच्छा। इस वाले हाई के जी। ऊपर क्लोज कर जाना, क्योंकि हमको स्ट्रॉन्ग चाहिए। जी। ये वाला देखिए, इस हाई के ऊपर ये क्लोज कर गया ना। हाँ सर। आपको इस दिन पता चला कि ये प्राइस और नीचे नहीं जाने वाला है, करेक्ट। ये प्राइस अब क्या करेगा, जी। ऊपरी हिस्से में अपने हाई को टच करने की वो कोशिश करेगा, वो जहां से गिरा है। अब ये गिरा कहां से था, कुछ इस एरिया से गिरा था, जी। ठीक है। अब देखिए, ये प्राइस इस वाले एरिया से आप एक एंट्री को बनाएंगे, ये जो अनस्टेबल एरिया है, ठीक है, इस रेड जी। कैंडल का जो जी। अनस्टेबल एरिया है, इस रेड जोन से आप एक एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, और आपका जो टारगेट है आप इसको यहां तक रखें, ठीक है। जी सर।